नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं। दिल्ली में विधानसभा जो चुनाव है, इस बार उनमें क्या क्या मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों पे ये चुनाव हुआ और कौन कौन सी पार्टी कितने कितने जो है वो सीटें हैं वो लेके जा सकती है और कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी हो सकता है, इन सब चीजों को जानने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है वो आज समाप्त हो गए, संपन्न हो गए हैं और आप मुझे बताइए, क्योंकि अब तक हमने बहुत एनालाइज किया और हम अक्सर इस पर बात करते रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव में ऐसी कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इस बार हावी रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा गया है और किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार किस उम्मीदवार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी जो है वो दिल्ली में इस बार सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है? देखिए राजेंद्र जी, दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो एक चुनाव कैंपेन की सभी पार्टियां, जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव था उसके बाद दिल्ली के चुनाव के लिए सारी की सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक्टिव हो चुकी थी और पूरा अपना चुनाव का जो प्रचार प्रसार है पूरा गंभीर रूप से मैदान में आ चुकी थी। लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद जो उम्मीदवार सामने आए उसके बाद और ज्यादा उन्होंने सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को जोर दिया। बिल्कुल ठीक। तो आज जिस प्रकार आपने बताया गया तो चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान हो चुका है और मतदान में मुझे लगता है कल तक की, आज जो एग्जैक्ट जो रिपोर्ट आ रही है वो 60% से कम आई है, लेकिन कल तक मैं समझता हूँ ये जो मतदान का जो प्रतिशत है वो 65% के आसपास तक जा सकता है। क्योंकि पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 62.75% मतदान हुआ था, जो एक अच्छा मतदान दिल्ली के में अच्छा मतदान माना जा सकता है। तो अब की बार इससे ज्यादा मतदान जाने की संभावना है। कल तक जो मत प्रतिशत के जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे और एक जो तस्वीर है जो प्रतिशत की वो सामने आ जाएगी जी। तो दिल्ली में जो चुनाव का जो ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि छुटपुट घटनाओं के को लेकर मतदान पूरी तरह ठीक ठाक से स्मूथली संपन्न हुआ है और दिल्ली में 699 उम्मीदवार जो अलग अलग विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में थे, उनका जो भाग्य है मत पेटियों में बंद हो गया है और 8 तारीख को ये मत पेटियां खुलेंगी और उसके बाद जो भी परिणाम सामने आएंगे वो हम उन पे आज चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चुनाव कैंपेन की अगर जो मतदान के जो पहले जो एक प्रचार प्रसार की हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ ये जो चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था, पहले चुनाव की से बिल्कुल अलग दिखाई दिया, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई नैरेटिव, ना कोई एजेंडा, ना कोई मुद्दा चला। हालांकि बहुत से मुद्दे विभिन्न पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बीच में लोगों के बीच में लेकर गई जी, लेकिन मुझे लगता है किसी मुद्दे ने काम नहीं किया, क्योंकि 2 दिन कोई भी नैरेटिव चलता था उसके बाद नैरेटिव चेंज हो जाता था और एजेंडा चेंज कर लेती थी। बहुत से मुद्दे और विपक्ष ने और सत्तारूढ़ पार्टी ने मुद्दे बनाने की कोशिश पर बहुत सारे दोष मुद्दे बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कोई भी मुद्दा इस चुनाव में अगर ये कहें कि कोई मुद्दा भारी पड़ा हो या ज्यादा चला हो, मैं नहीं समझता कि किसी मुद्दे ने ज्यादा मतदान के जो चुनाव की जो एक कैंपेन है उसको प्रभावित किया हो। जैसे पहले हम बात करते हैं शीश महल वर्सेस राजमहल का जो मुद्दा था, मुझे लगता है 2-3 दिन ही चलने के बाद फिर इस मुद्दे से को डाइवर्ट करके दूसरा मुद्दा सामने लेके आए। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का मुद्दा उठाया था, तो आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी, जो आज तक भी कुछ बीच में कहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस पर ज्यादा लोगों ने मुझे लगता है ध्यान दिया नहीं। और उस शीश महल के अपोजिट जो आम आदमी पार्टी थी, वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजमहल का मुद्दा लेके आई, बिल्कुल, तो उससे कहीं कहीं लगता है दोनों पार्टियां बैकफुट पे आई और ये मुद्दा ज्यादा ना शीश महल का चला ना राजमहल का चला जी। तो इसके बाद पूर्वांचल का मुद्दा चला। पूर्वांचल एक बहुत अच्छे संख्या में मतदाता है दिल्ली में और मैं समझता हूँ 29 सीटों पर 29 सीटों को प्रभावित करने वाले मतदाता पूर्वांचल में है।
20% के आसपास पूर्वांचल के मतदाता हैं। जी। तो पूर्वांचल के बारे में अपने अपने आपको मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगाया, लेकिन वो भी ज्यादा मुझे लगता है 3-4 दिन के अलावा ज्यादा नहीं चल पाया। तो इसके बाद जाट समुदाय का जो मुद्दा सामने आया, जाट की 8 सीटें हैं, मुझे लगता है जाट बाहुल्य सीटें हैं और उन पे 8 सीटों पर चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के जो हथकंडे हैं वो स्ट्रेटजी अपनाएगी। उन्होंने अपनाई और जी। इसी स्ट्रेटजी के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा, ताकि उनके जो आम आदमी पार्टी के लीडर को ही हम उनको घेरे उनके घर में नई दिल्ली सीट से। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा जो जाट नेता है, जो साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बेटे को मैदान में उतारा। इसी तरह से संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की रही है, कांटे की टक्कर है इस बार इस निश्चित रूप से नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर उन्होंने सभी तीनों पार्टियों ने, मुख्य रूप से तीनों पार्टियों बात करते हैं, कांटे की टक्कर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या निकल के आता है ये तुम 8 तारीख को पता चल पाएगा। उसके बाद एक झोपड़पट्टी का मुद्दा सामने आया। झोपड़पट्टी के मुद्दे को भुनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की और यहाँ तक के झोपड़ी में रहने वाले 1600 से अधिक परिवारों, 1675 परिवारों को उनके लिए नए मकान भी बनाए गए और प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की उस एरिया में और उनको जो जिनको मकान अलॉट किए गए उनको सर्टिफिकेट मुझे लगता है जारी किए गए और इससे कहीं न कहीं एक जहां झोपड़ी वहां पक्का मकान, इस तरह का नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन वो 2-3 दिन के बाद मुझे लगता है वो मुद्दा भी ज्यादा पब्लिक के बीच नहीं चल पाया और पब्लिक ने ज्यादा उस पर मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम का मुद्दा आया, जो अमित शाह ने जो बयान दिया था, अमित शाह ने जो टिप्पणी एक जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम को लेकर की थी, उसको कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी जो अनुसूचित जाति समुदाय के वोटर हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग तरह से अपनी उनकी परिभाषा उन्होंने लोगों के सामने प्रेजेंट की, लेकिन वो भी ज्यादा मुझे लगता है कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम तक नहीं चल पाया। उसके बाद यमुना के जल का मुद्दा बनाया गया और यमुना के जल के बारे में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि हरियाणा सरकार यमुना जल के जो पानी है जो दिल्ली आ रहा है उसमें जहर मिला रही है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता, बड़े बड़े नेता उनके अरविंद केजरीवाल को घेरने लगे। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानी पीकर दिखाया यमुना का, सोनीपत जो यमुना हरियाणा से निकलती जब था, तो उसमें वो भी मुद्दा भी लास्ट तक मुझे लगता है नहीं चल पाया। और जो सबसे पहले हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको बनाने में उसका फायदा लेने की कोशिश की। चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल हुई, चाहे सत्येंद्र जैन को जेल हुई, चाहे मनीष सिसोदिया को जेल हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने ये रखने की कोशिश की ये सारे के सारे लोग बेल पर हैं और ये आरोपी हैं। जाहिर सी बात है, जबकि पार्टी इतने लंबे समय तक राज करती है, घोटाले तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं रहती है। शराब घोटाले का आरोप लगाया और कई तरह के आरोप लगाए और कई लोगों को समझा पाए अपनी बात को, लेकिन ये तो लोग समझे हैं या भारतीय जनता पार्टी की बात समझे या क्या समझे हैं वो तो 8 तारीख को निश्चित रूप से पता चल पाएगा। जहां तक बात करते हैं नैरेटिव की, कोई भी पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पाई इस बार। हर एक पार्टी दूसरे पर कहीं ना कहीं कोई आरोप लगाती नजर आई या कुछ नए मुद्दों को लेकर उछालती नजर आई, उसके बाद वो मुद्दे गौन होते हुए नजर आई। अभी आपको क्या लगता है कि चुनाव तो हो गए हैं, कौन सी पार्टी जो है वो किस किस सीट पर भारी हो सकती है और कौन सी पार्टी जो है वो इस बार सत्ता पर काबिज हो सकती है? निश्चित रूप से आपने मुद्दे गौन की बात की तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा विहीन चुनाव मुझे दिखाई दिया है जी। और अब इस मुद्दा विहीन चुनाव में लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया है
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश की, और क्या लोग उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी की जो स्ट्रेटजी है उसको समझ पाए हैं। और उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने जो 15 साल का जो शीला दीक्षित का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में हुए कार्यों की बदौलत वोट मांगा लोगों से। और उधर जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी रैलियां की और बड़े जनसभाएं करके उन्होंने अपने 10 साल के दौरान अपने स्वास्थ्य के और शिक्षा के, सड़कों के बारे में, बिजली फ्री के बारे में, ये सारे की सारी बातें लोगों के सामने बताई। अब देखने वाली बात है कि लोग कांग्रेस के काम पर वोट देते हैं या आम आदमी पार्टी के काम पर वोट देते हैं, या फिर जो नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां हैं उनको स्वीकार करते हुए वोट देते हैं। ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन अब हमने आज जो एक लगभग हमने एक सर्वे किया है सारी सीटों का, दिल्ली की सारी सीटों का, उस पर हम बात करते हैं किस तरह से कौन कौन कैंडिडेट किस प्रकार से किस पे भारी हो सकते हैं, मुझे लगता है। जी। और जैसे अब नरेला सीट है, नरेला सीट की हम बात करते हैं। नरेला सीट पे आम आदमी पार्टी के दिनेश भारद्वाज चुनाव मैदान में है, उधर भारतीय जनता पार्टी के राजकरण खत्री हैं, और उधर जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं और अरुणा कुमारी पूर्व मंत्री रही कांग्रेस की। तो ये लोग तीनों चुनाव मैदान में हैं। तो जैसे पहले हम 2020 की हम बात करते हैं, तो पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ शरद चौहान जीते थे, जो 52% वोट लेके जीते थे। नरेला सीट पर जो हम कह सकते हैं अब दिनेश भारद्वाज और राजकरण तीनों का कांटे का मुकाबला है। इस सीट पर मुझे लगता है अभी तक की हम बात करें तो नरेला सीट पर दिनेश भारद्वाज भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुराड़ी सीट की हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के संजीव झा हैं, संजीव झा, और भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र कुमार हैं जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शायद नहीं है। और उसके बाद मंगेश त्यागी हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसमें भी मुझे लगता है जो संजीव झा है वो कहीं न कहीं जो पूर्वांचल का वोटर वहाँ पे है, और वो भारतीय जनता पार्टी पे दोनों कैंडिडेट पे भारी है। और तिमारपुर सीट है, तिमारपुर सीट पर आपकी बार आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है। पिछली बार दिलीप पांडे थे जो 57% उन्होंने पिछली बार 2020 में वोट मिले थे, और सूर्य प्रकाश खत्री भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, और उधर लोकेंद्र चौधरी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो तिमारपुर सीट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कांटे की इसमें टक्कर है तीनों की, और लोकेंद्र चौधरी जो मुकाबले को तिकोना बनाने में मुझे लगता है सफल है, और इसमें कहीं न कहीं जो सूर्य प्रकाश खत्री है वो अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। जी, जीत की तरफ उनके जा सकता है। आदर्श नगर है, आदर्श नगर में पिछली बार आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा थे, और जिन्होंने 45% वोट लिए थे, और अब की बार मुकेश गोयल को उन्होंने आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार भाटिया को, और कांग्रेस ने शिवांक सिंघल को चुनाव मैदान में उतारा है। इसमें मुझे लगता है जो अब की बार जो आम आदमी पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को बचते हुए मुकेश गोयल को उतारा पवन शर्मा की जगह, और उसका एंटी जो चुनाव की जो बदली की है, तबादला की उन्होंने, उम्मीदवार बदला है, उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी इसमें फायदे में जाएगी। बादली सीट से अगर हम देखें तो अजेश यादव आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं देवेंद्र यादव। तो देवेंद्र यादव और अजेश यादव में मुझे लगता है इनके वोटों की बंटने की वजह से दीपक चौधरी अच्छे उम्मीदवार यहाँ पे हो सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं हम रिठाड़ा सीट की। रिठाड़ा सीट में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहिंदर गोयल हैं, उन्होंने पिछली बार भी 52% जो 52 पॉइंट समथिंग प्रतिशत वोट लेकर चुनाव जीता था। इस बार भी वो चुनाव मैदान में। कुलवंत राणा है भारतीय जनता पार्टी के, और सुशांत मिश्रा हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इसमें मुझे लगता है अभी तक की जो हमने कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे सामने आई हैं, और जो रिपोर्टर्स के, और हमने वहां पे बात की है, तो मोहिंदर गोयल अभी इस सीट पर कहीं न कहीं भारी लग रहे हैं। बवाना सीट की अगर हम बात करते हैं, जय भगवान है, जय भगवान पिछली बार भी चुनाव जीते थे, 48.38% वोट लेकर आम आदमी पार्टी के हैं। और रविंद्र कुमार जो है
भारतीय जनता पार्टी के हैं और सुरेंद्र कुमार हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इस पर जय भगवान का मुझे लगता है रिपोर्ट इस तरह की हमें अच्छा। मिल रही है, कहीं कहीं भारी है। तो किराड़ी सीट पर अनिल झा की हम बात करें तो पिछली बार इसमें ऋतुराज गोविंद को उम्मीदवार बनाया था, और वो जो मुझे लगता है 50% वोट के लेकर वो एक जीत दर्ज की थी। और अब की बार बजरंग शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजेश गुप्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो किराड़ी सीट पर अब की बार बात करें तो मुझे लगता है बजरंग शुक्ला कहीं न कहीं जो रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो रही है, बजरंग शुक्ला कहीं न कहीं भारी दिखाई दे रहे हैं। सुल्तानपुर माजरा जो रिजर्व सीट है, सुल्तानपुर माजरा की मुकेश अहलावत भारतीय आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। करम सिंह कर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जय किशन है जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है। तो ये रिजर्व सीट पिछली बार इन्हीं के पास थी, आम आदमी पार्टी के पास थी। मुकेश अहलावत उसमें विधायक बने थे, और अब की बार भी मुझे लगता है मुकेश अहलावत बाजी मार ले जाए। अभी तक का जो मैं एनालाइज देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से अगर पहले उन्होंने जो रिजर्व सीटें हैं 8 सीटें 12 सीटें रिजर्व हैं दिल्ली विधानसभा में, तो दिल्ली में जो 12 सीटें जो आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, और की बार देखने वाली कितनी जाती हैं। तो हमारा जो एक सर्वे हमने जी हम तो एक बिल्कुल एनालाइज है जो किया उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी। नांगलोई जाट है, नांगलोई जाट में रघुविंदर शौकीन है जो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जी, और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, पिछली बार भी यही थे। मनोज शौकीन है, ये भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं रोहित चौधरी हैं, ये भी जाट कैंडिडेट है, समुदाय से ताल्लुक रखते हैं मुझे लगता है। और तीनों जाट समुदाय जाट बहुल्य सीट है नांगलोई जाट, इसमें जाट बहुल्य सीट होते हुए कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को इसमें, क्योंकि जो किसानी से जुड़ा हुआ एक जाट जो वर्ग है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बिल्कुल उससे नाराज है, इस सीट पे कहीं कहीं डैट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगोलपुरी जो रिजर्व सीट है, मंगोलपुरी की हम बात करें तो राजेश जाटव हैं, पहले राखी बिरलान थी, राखी बिरलान को यहाँ से बदलकर दूसरी सीट दी गई है, और नया कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे उतारा राजेश जाटव को। और राजकुमार चौहान है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हनुमान चौहान है जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए राखी बिरलान को यहाँ से बदलकर दूसरी सीट दी गई है, और मुझे लगता है जो भी सीटें बदली हैं आम आदमी पार्टी ने मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर बदली है। इस पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भारी रह सकता है जी। रोहिणी सीट पर हैं प्रदीप मित्तल, और भारतीय जनता पार्टी के हैं विजेंद्र गुप्ता। प्रदीप मित्तल पहले के भी विधायक रहे हैं, और विधायक नहीं, वो हार गए थे। तो विजेंद्र गुप्ता वहाँ बीजेपी के विधायक हैं, और सुमेश गुप्ता हैं कांग्रेस के, और विजेंद्र गुप्ता एक बीजेपी के लीडर हैं, और मुझे लगता है विजेंद्र गुप्ता निश्चित रूप से भारी हैं और इनकी जीत हो सकती है। शालीमार बाग है, शालीमार बाग में वंदना कुमारी है आम आदमी पार्टी की, जो पिछली बार भी 50% वोट लेकर विजयी हुई रही थी। और रेखा गुप्ता है, प्रवीण जैन है, दोनों महिलाएं हैं। महिलाओं के वोट अगर आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसको ज्यादा जाएंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन देखा जाए इसमें कहीं न कहीं अच्छी कैंडिडेट है, भारी कैंडिडेट लग रही है। शकूर बस्ती की हम बात करते हैं। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन एक चर्चित चेहरा है आम आदमी पार्टी का, पिछली बार भी इन्होंने 51.60 प्रतिशत वोटों से जीत दर्ज की थी। उनके मुकाबले में करनैल सिंह है, सतीश लूथरा है कांग्रेस पार्टी के, और इसमें सत्येंद्र जैन बाजी मारेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से। और सत्येंद्र जैन की बात करते हैं, सत्येंद्र जैन को क्या सिंपैथी वोट पड़ सकती है? निश्चित रूप से सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहे हैं, और अभी भी कुछ कंडीशनों के आधार पर उनको बेल मिली है, और
सत्येंद्र जैन अपने जो एक उनको कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का जो एक वो मानते हैं लोग, अपने प्रचार में ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ना डरती है, ना किसी तरह का किसी का दबाव मानती है, और इसी तरह सत्येंद्र जैन को भी एक इसकी जो छाप बनी है उसका कहीं कहीं फायदा मिल सकता है। मिल सकते हैं। तो इसके बाद है त्रिनगर की बात करते हैं। प्रीति तोमर हैं वहां पे आम आदमी पार्टी की, जो पिछली बार 52.38% वोट लेकर जीत दर्ज उन्होंने की थी। उसके बाद तिलक राम गुप्ता हैं बीजेपी से, सत्येंद्र शर्मा है कांग्रेस पार्टी से। तो त्रिनगर का भी मुझे जहां तक रिपोर्ट मिल रही है तो त्रिनगर में भी आम आदमी पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं जो हमने एक मोटा मोटी जो एक सर्वे हमने किया है, जब जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो सीटें जा सकती हैं, और कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी मुकाबला ट्रायंगल चुनाव होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बना हुआ है। और कहीं कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उनको आम आदमी पार्टी को डेंट कर रही है। तो उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कस्तूरबा गांधी नगर की हम बात करते हैं तो कस्तूरबा गांधी नगर में पहले आम आदमी पार्टी के जो थे वो मदन लाल चुनाव जीते थे 40% की लेकर वोट लेकर। रमेश पहलवान इस बार आम आदमी पार्टी ने वो बनाया है, उम्मीदवार बना है। नीरज बसोया है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और अभिषेक दत्त हैं जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन पर मुझे लगता है जो नीरज बसोया है कस्तूरबा गांधी नगर में, वो कहीं न कहीं अच्छी बढ़त की ओर नीरज बसोया जी। तो इस प्रकार से अगर हम महरौली की, साउथ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, साउथ दिल्ली में महरौली एक सीट ऐसी है जहाँ पे पहले आम आदमी पार्टी के जो थे उम्मीदवार थे वो जीते थे 2020 में। अब की बार महरौली सीट पर आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव पहले जीते थे, और अब की बार महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो इस पर भी कहीं न कहीं जो अगर इसकी गजेंद्र यादव हैं जो बीजेपी के हैं, और पुष्पा सिंह है जो महरौली सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस पर भी अच्छा मुकाबला मुझे लगता है हो सकता है, और इसमें यहाँ भी गजेंद्र यादव का अच्छा वोट बैंक मुझे लगता है कहीं न कहीं भारी पड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं देवली सीट की। देवली सीट में प्रेम कुमार चौहान हैं उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के। पहले थे प्रकाश जरवाल थे जो 62% वोट उन्होंने गेन किए थे, और कांग्रेस पार्टी के दीपक तंवर हैं, और राजेश चौहान हैं कांग्रेस पार्टी के राजेश चौहान हैं, और दीपक तंवर हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस पर भी इस सीट पर भी जबरदस्त मुकाबला है, कहीं कहीं बीजेपी का उम्मीदवार है जी, वो कहीं न कहीं ठीक-ठाक स्थिति में मुझे लग रहा है। और एक ऐसी पहली सीट होगी अनुसूचित जाति से की जो बीजेपी कहीं न कहीं चुनाव में बाजी मार सकती है। उसके बाद है संगम विहार की सीट है, साउथ दिल्ली की सीट माना जा रहा है, और दिनेश मोहनिया यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चंदन कुमार चौधरी हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और हर्ष चौधरी हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी इस सीट पर भी चंदन कुमार चौधरी का सिक्का चल सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कालका जी की सीट, जो एक हॉट सीट बनी हुई है दिल्ली में, आतिशी के लिए कालका जी की सीट फंसी हुई है, और तीनों उम्मीदवार एक दूसरे की जो रमेश भदौड़ी अपने बयानों की वजह से बड़ी चर्चा में रहे हैं इस बार। अलका लांबा एक बड़ी लीडर है कांग्रेस की। तीनों उम्मीदवार कहीं न कहीं ये जीत का दावा कर रहे हैं, और रमेश भदौड़ी की बात करें, अलका लांबा की बात करें, आतिशी मरलेना की बात करें। आतिशी मरलेना हालांकि मुख्यमंत्री है दिल्ली की, लेकिन लोग मानते हैं ना मानते हैं उनको, मुख्यमंत्री अलग बात है, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हैं, और अलका लांबा भी कहीं न कहीं उम्मीदवार वहां पे कम नहीं। ठीक, तो तेज तरार कांग्रेस की नेता है, और कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पे बढ़त बना सकती है? मुझे ऐसा लगता है अलका लांबा और रमेश भदौड़ी में टक्कर। अलका लांबा कहीं न कहीं को इस सीट पे वादा हो सकता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी आपको हारती हुई नजर आ रही है? मुझे डाउट है, क्योंकि जो
जो बॉडी लैंग्वेज हमने जो कैंडिडेट की दिखाई दे रही है भी आज दिन में, जो प्रेस के साथ बात करती हुई दिखाई दी और जो आरोप लगाती हुई दिखाई दी धांधले की, उसमें कहीं न कहीं उसमें तो लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में कांटे की टक्कर है। और आम आदमी पार्टी और रेस से ताज्जुब बाहर होती हुई नजर आ रही और है। ताज्जुब नहीं होगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव निकाल सकती है यहाँ से। वाह। ओखला सीट की अगर हम बात करें तो ओखला सीट पर अमानतुल्ला खान है, जो बड़ा चर्चित चेहरा है आम आदमी पार्टी का, और कई केस इस पे दर्ज हुए हैं। और मनीष चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हरीबा खान है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी कैंडिडेट है, मजबूत दावेदार है जी। तो ये देखने वाली बात है, मनीष चौधरी में और उनमें कौन जीतता है। दो कांटे की टक्कर वहां पे हो सकती है, कोई भी जीत सकता है जी। तो बदरपुर ओखला के बाद बात करते हैं हम, जो पटपड़गंज की एक सीट है, पटपड़ जहाँ पे मनीष सिसोदिया पहले चुनाव जीतते रहे हैं, और अब की बार उनको बदला है। मनीष सिसोदिया के स्थान पर अवध ओझा को लेकर आई है आम आदमी पार्टी। और एंटी इनकम्बेंसी जो मनीष सिसोदिया जेल में गए और सरकार में एक बहुत डिप्टी सीएम थे, और उनको कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी के डर से आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार बदला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। रविंद्र नेगी हैं यहाँ पे, और अनिल कुमार कांग्रेस से हैं, और ये सीट कहीं न कहीं बीजेपी के खाते में हो सकती है। तो हमने बदरपुर सीट की बात की। बदरपुर सीट पे पिछली बार रामवीर भिदौड़ी बीजेपी के जीते थे, और अब की बार बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बदला है और नारायण दत्त शर्मा को उम्मीदवार बनाया। मुझे लगता है नारायण दत्त शर्मा बीजेपी से अब की बार भी बाजी मार जाएंगे। अच्छा। और लक्ष्मी नगर की हम बात करते हैं। लक्ष्मी नगर में पिछली बार भी अभय वर्मा थे, बीजेपी के विधायक बने थे, और इस बार भी अभय वर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो पिछली जो सीटें हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 7 सीटें पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और एक सीट गांधीनगर की सीट से अनिल वाजपेयी पिछली बार चुनाव जीते थे, 42% से कुछ ज्यादा वोट लेकर जीते थे। अब की बार अरविंदर सिंह लवली को चुनाव मैदान में उतारा है। और अब की बार अरविंदर सिंह लवली जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और तेजरार नेता है, तो वो अब की बार वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जी। इस सीट को जीत में बदल सकती है। हालांकि पहले भी इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं रोहतास नगर की। रोहतास नगर में पहले बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, जितेंद्र महाजन। अब की बार भी मुझे लगता है जितेंद्र महाजन जो सीट है निकालने में कामयाब होंगे। तो करावल नगर है जो मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के हैं, और कपिल मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। और पहले मोहन बिष्ट थे इस सीट पर। मोहन बिष्ट ने 50% से भी 60 पर, मुझे लगता है 51% वोट पाकर जीत दर्ज की थी। मोहन बिष्ट ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट बदला, और कपिल मिश्रा मुझे लगता है पहले आम आदमी पार्टी में होते थे जी, और अब की बार उनको टिकट दिया है। तो कपिल मिश्रा एक अच्छे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए। नई दिल्ली सीट का क्या रह सकता है इस बार? ना, नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो देखो, बहुत कांटे की टक्कर, जिसको नेक टू नेक फाइट जिसको हम कह सकते हैं, वो है। और तिकोना मुकाबला, वहां पे जबरदस्त मुकाबला। तिकोना मुकाबले में 1000-1500 वोटों से कौन सीट निकाल सकता है? या तो अरविंद केजरीवाल, फिर या प्रवेश वर्मा। दोनों में से 1000-1500 वोटों में हार। संदीप दीक्षित रेस में नजर नहीं आ रहे। संदीप दीक्षित रेस में नहीं है, क्योंकि रेस में तो है बट इनसे बहुत पीछे है। अच्छा। और उन्होंने तिकोना मुकाबला बनाया। तिकोना मुकाबला बनाने की वजह से या तो बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है इस तरह से ये चुनाव का जो एक सर्वे है ये रहने वाला है। हम एक कितनी सीटें लगभग अप्रोक्सीमेट क्या लगता है? आम आदमी पार्टी आसानी से बहुमत के आसपास बहुमत से ऊपर जा सकती है। 44 से 50 सीटें आम आदमी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है 27 तक पहुंच सकती है, 25 से 27 सीटें तक। कांग्रेस पार्टी
दो, एक ऊपर या एक नीचे, 2 या 3 सीटें। 3 सीट। आप कांग्रेस पार्टी, देखिए हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार कांटे की टक्कर देती हुई नजर आई थी। तो आप दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 या 3 सीटें ले जा सकती हैं। किस बिना पर आप कांग्रेस पार्टी को इतना कमजोर दिखा रहे हैं? देखिए, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने एक मन बनाया था कि चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा, और कहीं न कहीं जो स्टार्ट किया था कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, जनसभा भी सीलमपुर में जनसभा भी की थी, और उस जनसभा के बाद कई जनसभाएँ, जो 3-4 जो जनसभाएँ थी, वो कहीं न कहीं कैंसल करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को फीडबैक जो नीचे से मिला होगा, यही मिला होगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस इस बार भी चुनाव मैदान में ज़्यादा सामने नहीं है, और ज़्यादा बेहतर करने वाली नहीं है। इस तरह से ना तो खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेज़िडेंट, वो भी चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आए, और ना ही राहुल जी ने कोई बहुत ज्यादा सीरियस नजर नहीं है। सीरियस दिखाई नहीं दिए। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव मैदान छोड़ चुकी थी कांग्रेस, और इससे कहीं न कहीं उनको ये भी लगने लगा था कि अगर हम ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, कुछ 2-4 सीटें आ सकती हैं, तो इन सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार ना बना बढ़त ना पाए। बढ़ता। पिछले जो चुनाव रहे हैं, पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो लगभग 7 के करीब सीटें लेके गई थी, और इस बार जो आप दिखा रहे हैं वो आप 23 से 25 सीटों की बात कर रहे हैं। आप ये 25 के करीब सीटें ले जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इतना मजबूत कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रचार का एक प्रोपेगेंडा है, जो पब्लिसिटी है, और दूसरे को डैमेज करने में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की जो पावर है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह उसका प्रयोग किया एक स्ट्रेटजी के तहत। चाहे इनको ये जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे जेल गए हों, उनको जेल जाने के मुद्दे को खूब भुनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और आरोप लगाए, और सभी तरह का जो मतलब जो एक स्ट्रेटजी थी वो उन्होंने प्रयोग में की, और उनको एक आरोपित घोषित करने की उन्होंने कोशिश की, और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेने की उन्होंने जबरदस्त कोशिश की, और अपने एजेंडा में जो भी आम आदमी पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र में दावे किए थे, उनसे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए, घोषणाएं की। जी। और अगर ये तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भुनाने में अगर कामयाब रही, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट और ज्यादा इसमें बढ़ा सकती है। और अगर काम के आधार पर, या जो उन्होंने 10 साल का जो अपने काम गिनाया है आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने अपना 15 साल का जो काम गिनाया, उसके आधार पर वोट होता है, तो मुझे लगता है एक अलग सिनेरियो सामने आ सकता है। लेकिन लबो-लुआब ये है कि हमने जो सीटें बताई हैं, आम आदमी पार्टी 44 से 50 तक, और भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 तक, और कांग्रेस पार्टी 2, एक ऊपर या एक नीचे, इतनी सीटें विधानसभा में हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है। निश्चित रूप से जब तक चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, तो हर आदमी का, हर पार्टी का एक अधिकार है, वो अपनी जीत का दावा करे, और पॉलिटिकल पार्टियां तो करती हैं, चाहे इवन के कांग्रेस पार्टी भी जीत का दावा करती है कि हम बहुमत तक पहुंचे, बहुमत को पार करेंगे, सरकार बनाएंगे। सो दोस्तों, अर्थ प्रकाश जो है वो इस बात जो एनालाइज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये एक एनालाइज किया जा रहा है, ये एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस बार फिर से जो है वो आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज होती हुई नजर आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। और दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में जो एक नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो दिल्ली में एक अच्छी सीटें ले जाकर एक दमदार पोजीशन में नजर आ रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं पछड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, जो भी होगा ये 8 तारीख को आप लोगों के सामने होगा, समझ आ जाएगा, क्योंकि उस दिन चुनाव के परिणाम है, और आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कहें, और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।